अब हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन 1 है वो है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यानी रिएक्शन था लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन फॉर्म्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेड। इसके अंदर देखो ये सिंबल है, ये हमें लिखने होते हैं। सिंबल जनरली होते हैं, ये सॉलिड है, सॉलिड के लिए एस लिखते हैं, और गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए हम जी लिखते हैं। लिक्विड जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसके लिए एल लिखते हैं, अगर वो स्टीम है तो गैस लिखते हैं। और अगर कोई रिएक्शन एक्वा सॉल्यूशन में है, वाटर सॉल्यूशन है तो किसी केमिकल कंपाउंड का, तो हम उसको एक्वस AQ लिखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि लेड ऑक्साइड, लेड का साइन है Pb। लेड ऑक्साइड जब कंबाइन हो रही है कार्बन के साथ तो यहाँ लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। देखो इसमें जो लेड है उससे डिकपलिंग हो रही है ऑक्सीजन के एटम की, तो ये इसका हो गया रिडक्शन, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है ये? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नो, लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन की डिकपलिंग हो रही है, रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, तो वो लेड का रिडक्शन हो रहा है। तो इसने कहा था कौन से इनकरेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट हैं A+B, A+B इनकरेक्ट है और C and D करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया A+B आर इनकरेक्ट। ठीक है जी। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, और डी लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उससे ऑक्सीजन की डिकपलिंग हो रही है। तो C and D करेक्ट है और A and B इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में पूछे गए इनकरेक्ट कौन से हैं, तो इनकरेक्ट हैं A and B। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनाता है। ये देखें जी, इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है जी, और जो आयरन है वो फ्री हो जाता है, तो डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ एल्यूमिनियम किसको, आयरन को, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन को इस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और आयरन बाहर हो जाता है। तो ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका आंसर है डी। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
क्वेश्चन नंबर 3. Question 3 है what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings. तो टिक द करेक्ट आंसर. तो ये बनाता है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है. ठीक है जी. तो इसका आंसर है जी हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म. यस, आंसर ए है इसका. क्वेश्चन नंबर 4. What is a balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? When number of atoms of left hand side means reactant of a chemical reaction is equal to the RHS means the product. This is called balanced chemical equation. Why should chemical equation be balanced? To fulfill the rule of conservation of mass. Yes. तो आंसर है and why should chemical equation be balanced? इसके दूसरे पार्ट का आंसर है जी टू fulfill the rule of conservation of mass. Question number 5. Translate the following statement into chemical equation and then balance them. तो पहला एक ए में है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. हाइड्रोजन गैस प्लस अमोनिया गैस दे फॉर्म अमोनिया NH3. अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, यानी इसका एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है. तो ये हो गया जी. इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 3 हैं, 3 तो ले नहीं सकते हम, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 6 लेंगे. ठीक है जी. और इस तरह से ये बैलेंस हो गई. दूसरा है बी में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burn in air to give water and sulfur dioxide. Hydrogen sulfide burn in air to give water and sulfur dioxide. ये लीजिए जी हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन दे फॉर्म
तो इसको बैलेंस करने के लिए हम करेंगे क्या, ऑक्सीजन के 2 यहाँ हैं और 1 यहाँ है, 3, और ये ऑक्सीजन यहाँ सिर्फ एक ही जगह है, 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 6 लेना पड़ेगा हमें। तो 3 ऑक्सीजन का ले लिया हमने, ठीक है जी, और 2 यहाँ हो गए, तो और यहाँ हम दो ले लेंगे इसका। ऐसा करने से H2 के 2 हो गए इधर, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे जी, और 2 S हो गए, तो यहाँ S को बैलेंस कर दिया हमने, और इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई। तीसरा था barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate. और ये हमने इसको बैलेंस कर दिया। डी था पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दे फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। इसको बैलेंस करने के लिए हम, ये हो गई जी बैलेंस। नाइट्रेट के 2 हैं इधर, ठीक है जी, तो ये हमने नाइट्रेट के 2 इधर कर दिए। बाकी आप देखो कैल्शियम का सिंगल है, H के 2 यहाँ हैं, ठीक है जी, 4 हो गए। तो और 2 H ये रहे, तो बैलेंस हो गया। अगली रिएक्शन है जी NaOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
one of the strongest alkali. And H2SO4, one of the strongest acid, strong acid. They form sodium sulfate, वाटर, साल्ट बना दिया। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ने मिलकर क्या बना दिया, एक साल्ट बना दिया और वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ दो हैं तो हमने इसको ये दो के साथ बैलेंस कर दिया। एच के दो इधर और दो इधर, चार, तो ये बैलेंस हो गया जी। ठीक है, इस तरह से ये बैलेंस हो गई। तीसरी रिएक्शन थी सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलकर बना रहे हैं जी सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है ना, सोडियम ने सिल्वर को और सिल्वर ने सोडियम को उनके कंपाउंड में डिस्प्लेस कर दिया, और ये अपने आप में एक बैलेंस रिएक्शन है पहले से, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सोडियम एक, क्लोरीन इधर भी एक, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, सेम। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर बना रहे हैं बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये हो गई जी, बेरियम बराबर है, सल्फेट भी बराबर है, और ये HCl, ये बैलेंसिंग हो गई इसकी जी। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के बना रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये अपने आप में एक बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इसको बैलेंसिंग करने में इसको हमें किसी नई चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है। बी में है, देखो ज़रा, बी में है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाइट्रेट के दो हैं तो बैलेंस करने के लिए हमने इधर दो सिल्वर नाइट्रेट ले लिए, पर सिल्वर के दो हो गए तो इधर दो ले लिए, और इस तरह से ये बैलेंस हो गया। सी है एल्यूमिनियम एंड कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ एल्यूमिनियम के 3 हैं या 2 हैं, तो 6 लेने पड़ेंगे हमें, ये तभी बैलेंसिंग हो सकती है। एल्यूमिनियम के 2 इधर हो गए जी, क्लोराइड हो गए 6 इधर, तो हमने 3 ले दिए जी, और इस तरह से ये बैलेंसिंग हो गई इसकी।
है। लास्ट है बेरियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनेंगे। डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। बेरियम क्लोराइड और इसने मिलकर बना दिया दो पोटेशियम है, तो ये हो गया। इस तरह से इसकी हमने बैलेंस कर दिया इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। पहला था पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड मिलकर बना रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। सीधी सीधी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जी। ये देखो, दो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए इधर फिर हमने पोटेशियम के दो आइटम ले लिया और इस तरह से ये क्या हो गया, बैलेंस हो गई। और क्या है ये, मैंने बताया था अभी, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पोटेशियम ने बैरियम को और बैरियम ने पोटेशियम को अपने अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। अगली रिएक्शन है जी जिंक जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट और सिल्वर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नहीं नहीं नहीं, ये था जिंक कार्बोनेट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, मैं 7 भी देख रहा था, ये 8 भी है। जिंक कार्बोनेट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नहीं जी, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है ये, डिकम्पोज हो रहा है जिंक, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है जिंक ऑक्साइड और CO2। तीसरी थी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सीधे सीधे। दो दो मिल हैं तो HCl के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। और क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डी है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब HCl के सॉल्यूशन में हम मैग्नीशियम को डाल देते हैं तो मैग्नीशियम HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है।
तो क्या हो गई, सीधे सीधे देखोगे तो क्या हो गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ एक राज छिपा हुआ है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन है, नहीं डेफिनेशन, या हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, हाइड्रोजन के डीकपलिंग को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन से अलग हो रही है, ठीक है। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या है ये, रिडॉक्स रिएक्शन भी है। क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, लेसन पढ़ाती बार हमने पढ़ा था। एक्सो माने आउटर, बाहर की तरफ। एक्सो वर्ड्स डिनोट करता है आउटसाइड को। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जब एनर्जी रिलीज होती है। किसी रिएक्शन में जब एनर्जी रिलीज होती है तो यानी वो हीट पैदा होती है, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जब एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ये क्या होती है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जब एनर्जी का कंजम्पशन होता है। यानी कोई रिएक्शन, यानी दो रिएक्टेंट मिल करके हाई टेम्परेचर पे एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर के जो सनलाइट है उसकी एनर्जी का यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और जब कार्बन की बर्निंग होती है, कार्बन का ऑक्सीजनेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है जी। एग्जाम्पल आपने सुन लिया होगा, हालांकि ये आंसर का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन 10 है, Why is respiration considered an exothermic reaction? रेस्पिरेशन, असल में ये रेस्पिरेशन से मतलब यहाँ है, यहाँ ब्रीद इन और ब्रीद आउट से संबंध नहीं है रेस्पिरेशन का। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। किस रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, जहाँ जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है, किसमें, और एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो सिस्टम होता है वो उसको एंट्रैप कर लेता है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी, ठीक है। एडीपी होता है, एडिनोसिन डाइफास्फेट। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एंट्रैप कर लेते हैं और एक फास्फोरस की मोइटी, फोस्फेट डाई
एक एडीपी में मिल जाता है और ये ट्राई यानी 3 फॉस्फेट के साथ ये एटीपी बन जाता है और इस एटीपी को हम एनर्जी कॉइन की तरह यूज़ होती है जितने भी सेलुलर रिएक्शन है वहाँ। तो इस तरह से ये जो रेस्पिरेशन है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equation for these reaction। यही एग्जांपल है सबसे बढ़िया। ठीक है जी, ये देखो CO2 प्लस H2O मिल करके बनाते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है जी, प्लांट के अंदर हो रही है और यही एनिमल के अंदर क्या होती है, यानी जब भी हम इसको यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, ये मिल करके बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है जी, ये रिएक्शन कहलाती है डिकम्पोजिशन। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर मिल करके ग्लूकोज बना रहे हैं तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि ये दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। और जब एक प्रोडक्ट से वन रिएक्टेंट टूट करके दो प्रोडक्ट बना रहा है तो दो सिंपलर प्रोडक्ट है ना, ये सिंपल मॉलिक्यूल है, तो ये कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। एग्जाम्पल लिखने हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जिसमें एनर्जी इन तीनों के रूप में यूज होती है। ठीक है जी, डिकम्पोजिशन तो हीट के रूप में देखो फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के रूप में ब्रेक हो जाता है। ठीक है जी, फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट नहीं है जी। फेरस सल्फेट जो है वो टूट जाता है आयरन ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, इसके अंदर हीट यूज होती है। लाइट का तो सबको पता ही है, लाइट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है
सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर टूट जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का ये भी बहुत आसान है। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन जो होता है आजकल आप खूब सुन रहे होंगे, सरकार इलेक्ट्रोलाइजर लगा रही है बड़े बड़े, ताकि हाइड्रोजन गैस को पैदा किया जा सके, फ्यूल के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है जी, जिससे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस निकलती हुई हाइड्रोजन को हम यूज़ करेंगे किसमें, बर्न करने में, फ्यूल के तौर पे। और ये इलेक्ट्रिसिटी से हम करते हैं। ये आपने जब लेसन पढ़ा होगा तो उसमें जो एक्सरसाइज है उसमें भी पढ़ा है हमने इसको। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन यहाँ हो रहा है वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। दोनों को एंट्रैप कर लेते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है और ऑक्सीजन बहुत सारी हॉस्पिटल्स में और इंडस्ट्री में यूज़ हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट सनलाइट में सिल्वर और क्लोराइड के अंदर टूट जाता है। और फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं, हम गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में ब्रेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट जो होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, वो कंपाउंड से बाहर हो जाता है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड होते हैं, दोनों के जो आयन होते हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं और इस तरह से दो नए कंपाउंड बन जाते हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये देखिए, जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, बहुत बार हम बात कर चुके हैं, या जिंक को डालते हैं तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का एग्जांपल हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। जिसमें दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है जी। क्वेश्चन 14 था, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो सिल्वर नाइट्रेट है उसके अंदर कॉपर फिलिंग डाल दी जाती है, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है जी, और सिल्वर डिस्प्लेस हो जाता है। और ये इसको हम रिकवर कर लेते हैं और इस तरह से जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वो सिल्वर को पा लेते हैं। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन 15, व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जिसमें एक रिएक्शन के बाद, यानी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और जो रिएक्टेंट होते हैं वो उसमें सॉल्यूशन में होते हैं, और रिएक्शन के बाद में सॉलिड बन जाता है जो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं।
तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल ये रहा जी। ऊपर दिया गया एग्जांपल ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीडेशन। ये कह रहे हैं गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन की टर्म्स में हम इनके एग्जांपल दें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है, हमने पहले भी ये सब बताया था। कोल बर्निंग जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कार्बन होता है कोल के अंदर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है, तो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ रिएक्ट कर देता है और इस तरह से क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। और दूसरी तरफ ये एग्जांपल भी हमने पहले बताया था, जब हाई टेम्परेचर पे क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, उस पर हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, तो ये हाइड्रोजन रिएक्ट कर देती है ऑक्सीजन के साथ में, और जो कॉपर है वापस चमकने लगता है। ये क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि हमने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा दिया। ठीक है जी, ये एक डिकपलिंग ऑफ ऑक्सीजन ये हो रही है, और यहाँ कपलिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन रिएक्शन हो। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black color compound. ये एक आपके जो चैप्टर है उसके अंदर एक्टिविटी थी। ठीक है, तो जो शाइनी रेडिश ब्राउन मटेरियल है X, वो कॉपर था। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन जो होती है एनवायरनमेंट की, उससे रिएक्ट कर देता है और काले रंग के क्यूप्रिक ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि थोड़ा सा अपनी लस्टर और अपना जो रंग होता है वो खो देता है। और तो ये था जी एक्स और ये था वाई। ठीक है जी, और इसका रंग ब्लैक होता है, ये ब्लैक कलर कंपाउंड में चेंज हो जाता है। और कॉपर का कलर तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, जो कि इन्होंने कहा है कि शाइनी ब्राउन है ना। जो हिंदुस्तान में आम लोग हैं ना, उनका रंग कॉपर जैसा है। क्वेश्चन नंबर 18, why do we apply paint on iron articles? पेंट हम अप्लाई करते हैं टू अवॉइड द रस्टिंग और कोरोजन। कैसे? प्रिवेंशन बाय प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट
किससे? एयर एंड वाटर, जिससे कि ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना हमें, ठीक है। उसके लिए हम पेंट कर देते हैं दरवाज़ों को, एल्यूमिनियम के, आयरन के, ठीक है, इसीलिए हम पेंट करते हैं। 19. Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? आंसर है to prevent oxidation of fat and oil in the product, and thus prevent rancidity. और इस वजह से फाउल स्मेलिंग फैट या ऑयल प्रोड्यूस नहीं होते, और वो एडिबिलिटी जो है, प्रोडक्ट की एडिबिलिटी मेंटेन रहती है। यू कैन कंज्यूम द प्रोडक्ट, उसके अंदर से बदबू नहीं आती है। लेकिन अगर उसके अंदर रेंसिडिटी पैदा हो जाती है तो रेंसिड स्मेल की वजह से लोग उसको यूज़ नहीं करते, और वो प्रोडक्ट अपनी वैल्यू खो देता है। कोरोजन, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कोरोजन एंड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, corrosion is oxidation of metals like iron, aluminium, etc. उसकी वजह से क्या होता है? इससे क्या होता है? लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लस्टर। रेंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके रिजल्ट में क्या होता है? rancid smell in the product। उससे क्या होता है? लॉस ऑफ वैल्यू। और इस तरह से एक्सरसाइज पूरी हुई। थैंक यू फॉर सीइंग द video.